चलें, कल हमने फॉर्मली अपना जो पहला चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन उस पर बात की थी, यानी कि जो हमारी स्टडी टेक्स्ट में है। तो उसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम द इन्वेंट्री सिस्टम्स, और ये वो चीज़ें हैं जो कि हम पहले कर चुके हुए हैं। तो इन्वेंट्री सिस्टम में हमने रिवाइज़ किया कि परपेचुअल और पीरियोडिक ये दो इन्वेंट्री सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। परपेचुअल को पीरियोडिक से हमने कंपेयर किया, और फिर हमने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया कि पीरियोडिक की सच आगे एप्लीकेशन नहीं है, परपेचुअल की इंशाल्लाह आगे एप्लीकेशन हमारी चलेगी। तो फिर हमने ये किया कि हम स्टडी करें कि राइट फ्रॉम द purchase of raw material up till the fully completion of your raw materials into the finished products, और उसके बाद जब उसको सेल किया जाता है, तो ये जो पूरे का पूरा हमारा एक प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हर एक में कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं, और उसके बाद हम साथ साथ जो हमारी प्रॉफिट लॉस और उससे पहले COGS की स्टेटमेंट है उसको हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हर स्टेप में हमारी ये तीन चीज़ें पॉपुलेट हो रही होती हैं, बिल्ड हो रही होती हैं। तो इस हवाले से हमने कल लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, और फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस पेज 8 पे उनका सारे का सारा वो एक फिगरेटिव एनालिसिस मैंने दिया हुआ है। और मैंने फिर कहा था कि चूँकि हमने पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन फ़्लो इन टर्म्स ऑफ लेजर पोस्टिंग्स स्टडी कर ली है, तो अब हम जब जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि एक दफ़ा इसको गो थ्रू कीजिएगा जर्नल एंट्रीज को, जो कि पेज नंबर 9 पे हैं, फॉर होम असाइनमेंट। ये हमने पढ़ी थी, इसमें कोई इशू आया हो आपको? पेज नंबर 9 पे ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की स्कीम ऑफ एंट्रीज प्लेस की हुई हैं, जो हमने कल सारी की सारी लेजर पोस्टिंग्स के ज़रिए से डिस्कस की थी। इसको जल्दी से मैं गो थ्रू कर देता हूँ ताकि अगर कोई पॉइंट किसी का है तो वो डिस्कस हो जाए। जी सर, सबसे पहले कहता है पेज नंबर 9 पे ओपनिंग इन्वेंट्री। सर कोई एंट्री इसमें पोस्ट नहीं होती, ज़ाहिर है लास्ट पीरियड का क्लोजिंग इसका ओपनिंग है। फिर जो परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड है उसमें इन्वेंट्री डेबिट है और बैंक या पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इन्वेंट्री ज़हन में रखें, ये एक जेनेरिक इन्वेंट्री का टर्म यूज़ किया हुआ है, वरना जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और जो ट्रेडर है उसके लिए फिनिश गुड्स, वो आप बेशक सादा इन्वेंट्री भी नाम रख लें तो चल जाएगा। इसलिए ये जहन में रखिएगा, ये रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से फ्रेट पेड, जो कल हमने बात की थी कि सारे खर्चे जो हम करते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस थिंग श्योर कि हमारा जो आइटम है, इन्वेंट्री आइटम है, इज रेडी फॉर सेल, ठीक है। तो वो सारी की सारी बेचे कहाँ पे आएगा? इन्वेंट्री के अकाउंट में आएगा। तो एंट्री उसकी पोस्ट की जाएगी, इन्वेंट्री डेबिट एंड अगेन बैंक या पेएबल क्रेडिट, जिस भी पार्टी को आप फ्रेट पे कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद चार्जिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जब मेरी इन्वेंट्री बिकती है तो एक तो उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्री रख दी, और एक इन्वेंट्री वाली जो एंट्री होती है, जो हमारा एक जो प्रोडक्शन साइकिल की एंट्री है। तो डेटर टू सेल तो तुम पहले ही जानते हो, और वहां से देखो जब फिनिश गुड्स आउट होता है तो COGS डेबिट एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, ये तुम्हें अगली एंट्री नजर आती है। उसके बाद रिवर्सिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रिवर्सिंग की जो बात कर रहा है ये क्या है? सेल रिटर्न, ठीक है ना। जब सेल रिटर्न करोगे तो एक तो फाइनेंशियल एंट्री पोस्ट होगी, कौन सी वाली वो उसने बता दी है, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। ये तो रिवर्सल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है, कोई नई चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन जब हम इसको इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन साइकिल में देखेंगे तो क्या बात बनी है, जो तुमने बेचा था, जो अपने स्टॉक से निकाला था, वो वापस स्टॉक में आ गया। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दोबारा क्या होगी? डेबिट, और COGS क्रेडिट हो जाएगा। ये रिवर्सल है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो बीच में रॉ मटेरियल इशू होता है, इशू होके जब प्रोड्यूस होके फिनिश गुड्स में आता है, ये वो वाली एंट्री हैं। देखो, इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन में हम अपने रॉ मटेरियल्स को इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर जब इन्वेंट्री वापस होती है प्रोडक्शन से स्टोर में वापस आती है, इशू रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? WIP से निकल के वापस बेटा कहाँ पे आ गई? रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनेगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड WIP अकाउंट क्रेडिट। और फिर ट्रांसफर ऑफ फुली कंप्लीटेड यूनिट्स टू द फिनिश गुड्स अकाउंट, यानी कि वर्क इन प्रोसेस से जब वो निकल के कहाँ पे जाती है? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, तो ये वो वाली एंट्री है। फिर उसके बाद आखिरी दो इन्वेंट्री जो एंट्री हैं, इसको अभी पोस्टपोन कर दें, बेशक लिखना तो लिख लें, पेंडिंग अभी नहीं। जब हम इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल स्टडी करेंगे तो फिर वहाँ पे ये दो एंट्री हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। आखिरी दो एंट्रियाँ अभी रुक जाएँ। जी,
नेक्स्ट एरिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। वैसे तो आप जानते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स जो कि रेलेवेंट हैं, हमारी स्टैंडर्ड्स भी इस पे बात करते हैं, वो कौन से हैं जी? FIFO और वेटेड एवरेज। अच्छा, लेकिन स्ट्रेट अवे वहाँ पे जाने से पहले कुछ बातें जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी है और वो इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो मुझे बताएं कि हम वैल्यूएशन किस चीज़ की कर रहे होते हैं जब हम ये बात करते हैं कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने लगे। तो हमारा हम चले वैल्यूएशन किस चीज़ की कर रहे होते हैं? ये देखें, मैंने 3 टी अकाउंट्स आपके सामने रखे हुए हैं, यही 3 इन्वेंट्री की क्लासेस होती हैं, यही नहीं होती? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यही 3 होती हैं। मैन्युफैक्चरर की, ट्रेडर की बस यही होती है। तो हम जब वैल्यूएशन कहते हैं, जब वर्ड स्पेसिफिकली, तो हम वैल्यू किस चीज़ को कर रहे होते हैं? फिनिश गुड्स की। इसको नहीं वैल्यू करूंगा रॉ मटेरियल की, अगर मेरे पास इन्वेंट्री है, ये वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। अनसोल्ड जो बचेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं फिनिश गुड्स की, अभी हमने देखा कि रॉ मटेरियल भी, बस इसके अलावा और किस चीज़ की वैल्यूएशन नहीं होती? चले सुन लें। पहले तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे अकाउंट्स हैं, नो डाउट इन द फैक्ट कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है, राइट हैंड साइड है क्रेडिट है, लेकिन जो इन्वेंट्री के अकाउंट्स है ना, इसको डिस्कस करने का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, और वो ये है कि बेटा आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, दैट इज द इनपुट साइड ऑफ योर अकाउंट, और ये जो आपकी क्रेडिट साइड है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द आउटपुट साइड ऑफ योर अकाउंट। देखो, आपकी इनपुट साइड की एक्टिविटीज क्या है कि आप मटेरियल परचेज करते हो, या पहले ही हमारे पास स्टॉक में होता है। आउटपुट क्या है कि इससे मटेरियल रिलीज होता है, इशू होता है फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन। जो नहीं इशू हो पाता, नहीं कंज्यूम हो पाता, वो क्लोजिंग में रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे, इसको मैंने कल कहा था, समझाया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट है। इसमें आप ड्यूरिंग द पीरियड इनपुट क्या करते हो? मटीरियल, ताकि इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो, कन्वर्जन हो, और ये क्या बन के निकले उस तरफ, आउटपुट साइड क्या बन के निकले, या फुली कंप्लीटेड या पार्टली कंप्लीटेड, जो रह गए वो क्लोजिंग में रिफ्लेक्ट हो जाए। ये देखें फिनिश गुड्स, इसका इनपुट साइड क्या है? या ड्यूरिंग द पीरियड कुछ नए फिनिश गुड्स बन के स्टोर में आ जाएंगे, या पिछले पीरियड के कुछ फुली कंप्लीटेड जो पिछले पीरियड में नहीं बिक सके, ये इनपुट साइड है। यहां से तो हम फिनिश गुड्स रिसीव करते हो, और यहां से फिनिश गुड्स आउट करते हैं, यानी कि जो बिक जाएंगे यहां से आउट हो गए, COGS को चार्ज हो गए, जो नहीं बिक सके क्लोजिंग। बेटा जहन में रखो, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं, उनका मकसद होता है टू वैल्यू ईच आइटम ऑन द आउटपुट साइड ऑफ योर इन्वेंट्री अकाउंट। आपने सिर्फ, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो आपने सिर्फ इसको नहीं वैल्यू करना, इसको तो ठीक है करते हैं कि क्लोजिंग कितने यूनिट्स हैं और किस रेट पे वैल्यू होंगे, ठीक है। सर इशुएंस को भी वैल्यू करना होता है। खुद याद करें, जब अभी मैंने बात करनी है, वैसे FIFO क्या कहता है? जब इशुएंस होगी सबसे पहले कौन इशू होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पुरानी जो इन्वेंट्री है बेटा, सबसे पहले वो इशू होगी रॉ मटेरियल। तो क्या मैंने किसी रेट से मल्टीप्लाई करके उसको वैल्यू नहीं करना होता? सर बिल्कुल करना होता है। FIFO, और इसी तरह वेटेड एवरेज भी है, अभी करते हैं डिस्कस उसको। तो बात क्या तय हुई कि हमारे ये जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू वैल्यू ईच आइटम ऑन द आउटपुट साइड ऑफ योर इन्वेंट्री अकाउंट। जब हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात करेंगे तो बेटा हमने रॉ मटेरियल इश्यूएंस को भी वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक को भी वैल्यू करना है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमने उन यूनिट्स को भी वैल्यू करना है जो फुली कंप्लीट हो गए, और उसको क्या नाम दिया जाता है? COGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कल हमने 7 स्टेटमेंट भी बनाई थी फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, और हमने 7 उन यूनिट्स को भी बेटा वैल्यू करना होता है जो अभी फुली कंप्लीट नहीं हुए। अभी हमने इसको पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग में, अभी सिर्फ मैंने निशानदेही की है, कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, वहां चल के देखेंगे। इसी तरह फिनिश गुड्स, सर नो डाउट इन द फैक्ट कि हमारा जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है इसको वैल्यू करना है हमने, लेकिन उनको भी वैल्यू करना है जो कि बिक गए हैं। किस नाम से? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड, सर उसको भी वैल्यू करना है। FIFO अगर फॉर एग्जांपल लगाना चाहो तो FIFO क्या कहता है? सबसे पहले कौन बिकेंगे? जो सबसे पहले बने थे ओपनिंग फिनिश गुड्स, उनको सबसे पहले बेचा जाएगा, तो उस हिसाब से वो वैल्यू होंगे। वेटेड एवरेज कुछ और कहता है। तो सर वैल्यूएशन का मकसद, दो जितनी भी आइटम्स हैं ऑन द आउटपुट साइड उनको वैल्यू किया जाता है। एक चीज तो ये अपने ज़हन में रखें, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, ये आपको देखो यही चीज डिस्कशन के तौर पे मिलेगी पेज नंबर 10 के ऊपर। ये यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दी हुई है, देखो टॉप पे देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, और नीचे ऑब्जेक्टिव देखो वैल्यूएशन ऑफ आइटम्स ऑन आउटपुट साइड ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट्स। तो हर इन्वेंट्री अकाउंट के मैंने नीचे मेनली जो आउटपुट आइटम्स है वो मैंने लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे टी अकाउंट में बनाया हुआ है ताकि आपके जहन में रहे। अच्छा, इससे पहले कि मैं FIFO और वेटेड एवरेज पे आऊँ, मुझे पहले ये बताओ कि हम FIFO और वेटेड एवरेज को यूज करके इन्वेंट्री वैल्यू करते क्यों हैं? हमें क्या मुसीबत है इन वैल्यूएशन मॉडल्स या मेथड्स को फॉलो करने में? What is the practical problem that we face due to which we decide कि या तो हम assume करेंगे कि FIFO है
या वेटेड एवरेज? क्या ग्रास रूट रीजन है? ये पढ़ा हुआ ना पहले इंट्रो में, FIFO वेटेड एवरेज पढ़ा हुआ ना कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली वहां पढ़ा होगा, हो ही नहीं सकता। कि क्यों हम ये करते हैं, मैं अभी आपसे शेयर करता हूं ना कि यार ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हम क्यों FIFO वेटेड एवरेज पे जाते हैं। काफी हद तक बात ठीक कर गए हो। इन्वेंट्री बेटा प्रैक्टिकली स्पीकिंग ट्रैक करनी बहुत मुश्किल होती है कि ये जो इशू कर रहा हूं ये मैंने किस डेट को परचेज की थी और उस वक्त किस रेट पे परचेज हुई थी। मैं भी करता हूं इस पे बात। एक बात अचानक ज़हन में आ गई, लाइफो भी तो होता है, वो किधर गया? लाइफो का नाम सुना है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो किधर गया? वो क्यों नहीं शेयर होता, वो क्यों नहीं डिस्कस होता? वो तो ठीक है, इसलिए तो पूछ रहा हूं वो क्यों नहीं डिस्कस होता। खत्म हो गया ना, लेकिन क्यों खत्म हुआ? चली चलाई बात है, नहीं यहाँ कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चले नॉलेज रिफ्रेश हो जाता बंदे का। बेटा देखें, हम जो IS2 भी फॉलो करते हैं ना, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें बैलेंस शीट उसका पार्ट है, कि एक एक आइटम ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए उसको। अब अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट देखें ना, वो क्या कहता है कि जो भी आउट हुई है इन्वेंट्री मेरी, भले वो रॉ मटेरियल हो, यानी जब इशू करेंगे तो कौन सी इशू होगी जो सबसे लेटेस्ट है। इसका मतलब है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास हर वक्त पड़ी होगी वो सबसे पुरानी होगी। तो सर अगर इन्वेंट्री आपके पास किस रेट पे रिकॉर्ड हुई है जो बड़ी पुराने रेट पे है, तो क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देगी लोगों को जिन्होंने आपकी बैलेंस शीट यूज करके डिसीजन मेकिंग लेनी है? कभी भी नहीं। इन्वेंट्री तो ये तो पाकिस्तान जैसे केस में तो ये इंतहाई गलत किस्म का डिस्क्लोजर होगा। आपकी इन्वेंट्री पुराने रेट्स पे पड़ी होगी, पाकिस्तान में तो कहाँ रेट का क्या असर हो जाता है आप बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लाइफो को निकाला गया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती। अच्छा वही वापस आ जाए जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स क्यों यूज करते हैं। देखो मैं एक मिसाल देता हूं आपको खुद ज़हन में आएगा कि यार ऐसे ही होना चाहिए, फिर हम इसको रिबर्ट करेंगे। मैं कहता हूं कि एक ये जो चॉकलेट्स, टॉफीज, बिस्किट्स बनाने वाली कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी है, जाहिर है उसका एक रॉ मटेरियल है चीनी, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, हर चीज़ में डलेगी। और चीनी जाहिर है रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ी होगी और उसकी बोरियां पड़ी होंगी। मैं पीरियड क्लोज हो गया, मैं गया हूँ गोदाम में और वहाँ पे ये चीनी पड़ी हुई है, ये 2-3 बोरियां पड़ी हुई हैं। आपके जहन में क्या आता है, इसको किस पे वैल्यू होना चाहिए? ये बोरियां 1-2-3 बोरियां पड़ी हुई हैं, ये इसको किस पे वैल्यू होना चाहिए? छोड़ दें FIFO वेटेड एवरेज छोड़ो, बताओ किस पे वैल्यू होना चाहिए ताकि बैलेंस शीट में रिपोर्ट करो। फेयर हुई गाल, ये तो तुम FIFO करना शुरू कर गए। मैं कह रहा हूँ FIFO भी साइड पे करो, वेटेड एवरेज भी साइड पे करो। हैं प्रैक्टिकली ना जाओ, नॉर्मल एक बिल्कुल लेमैन अप्रोच से मुझे जवाब दो, ये इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, जिस पे परचेज की है भाई। एक नॉर्मल सी बात है। हम चूंकि मैं उससे आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है FIFO वेटेड एवरेज करते हैं डिस्कस। मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ जिसका तुमने जवाब दिया है कि FIFO वेटेड एवरेज हम लगाते क्यों हैं। प्रैक्टिकल मसला है। ये तो 3 बोरियां हैं, इसके बारे में तो शायद मुझे पता होगा कि मैंने ये बोरी जो है ना जो उधर पड़ी हुई है, ये उस डेट को परचेज की थी, उस वक्त ये रेट था, तो मुझे पता है इसकी कीमत क्या थी। ये बोरी इधर पड़ी हुई है दूसरी, ये उस डेट पे परचेज की थी और उस वक्त उसका ये रेट था, मुझे उसकी वैल्यू पता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसी तरह से इशुएंस में भी ऐसा ही है। ये जो रॉ मटेरियल जो हम इशू करते हैं, हम इस पे FIFO वेटेड एवरेज लगा रहे होते हैं। होना क्या चाहिए, जो भी मैं रॉ मटेरियल इशू करूं ये उस रेट पे वैल्यू हो जिस रेट पे इसको परचेज किया गया था, उस रेट पे इसको वैल्यू करें। लेकिन हम नहीं कर पाते प्रैक्टिकली। इसकी रीजन ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक मटेरियल थोड़ी होता है, इतने रॉ मटेरियल्स होते हैं और उसकी इतनी परचेजेस होती हैं। और देखो कितनी ट्रांजैक्शंस, कितनी परचेजेस, कितनी इशुएंसेस, कितनी इशू रिटर्न्स, कितनी परचेज रिटर्न्स, फिर फिनिश गुड्स का स्टोर अलग होता है, उसके कितनी परचेजेस, उसका 100 मामलात होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि यार स्टोर में जो चीज़ इशू हो रही है, जो पड़ी हुई है, ये असल में किस डेट को परचेज हुई थी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहीं परे होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और स्टोर्स के मामला अलग चल रहे होते हैं। अकाउंटेंट को नहीं पता होता कि मेरा जो स्टोर्स वाला बंदा है वो क्या गुल खिला रहा है। वो जब एक रॉ मटेरियल इशू कर रहा है तो उसने कौन सी वाली बोरी उठा के इशू की होगी, या हमारे पास जो अभी गोदाम में ये चीनी की बोरियां पड़ी हुई हैं, ये कौन सी डेट की परचेज हुई बोरियां हैं, अकाउंटेंट को नहीं पता। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही परे है, स्टोर्स कहीं अलग ही जगह पे है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है। तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि सर अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम वैल्यूएशन करने के लिए 2 मॉडल्स यूज कर लें, क्या, या FIFO या
वेटेड एवरेज। और एजम्पशन क्या ली जाती है कि यार ये जो मैं रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूँ ना, लेट्स अज्यूम कि ये वो वाला रॉ मटेरियल इशू हुआ होगा जो सबसे पुराना है, तो जो सबसे पुराने का रेट है उस पर ये रॉ मटेरियल इशू कर दिया जाएगा। और जो मेरे पास क्लोजिंग पे रॉ मटेरियल बचा हुआ है ये कौन सा होगा, अकॉर्डिंगली लेटेस्ट। इट इज जस्ट एन अजम्पशन, इसलिए बार बार बताया जाता है बच्चों को, मेरा तो ख्याल बताना चाहिए, बताते हैं या नहीं अलग बात है। ये प्रैक्टिकली नहीं फाइफो हो रहा होता कि गोदाम में चीनी की बोरियां लगाई जा रही हैं जो सबसे पुरानी है, सबसे पहले निकलेंगी। सोचें हैं ज़रा, बोरियां आ रही हैं और वो जो सबसे पुरानी है वो कहीं अंदर कहीं छुपी नहीं है, सारी बोरियां पहले साइड पे करोगे, पहले उसको निकालोगे? नहीं, स्टोर के ऑपरेशन अलग होते हैं। ये सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए अकाउंटेंट्स ये मॉडल यूज़ करते हैं, ये प्रैक्टिकली मॉडल यूज़ नहीं होते, ठीक है। और फिर दूसरा मॉडल क्या कहता है वेटेड एवरेज का, वो क्या कहता है कि सर वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लें, जब भी नई परचेज आए तो रेट रिवाइज हो जाए, और इशुएंस हमेशा अपडेटेड वेटेड एवरेज रेट पे होती है, और जो क्लोजिंग होता है हमेशा वो भी अपडेटेड वेटेड एवरेज रेट पे कैलकुलेट हो रहा होता है। मैं सिर्फ अभी लॉजिक आपसे शेयर की है कि क्या रीज़न होती है। अब देखो ना, जैसे शोरूम की मैंने कल मिसाल दी थी, उसमें कोई मसला नहीं होता भाई, 20 गाड़ियाँ हैं, हर एक, अब एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है वहाँ पे तो कि पूरे दिन में ही शायद एक सेल होती है या 2 सेल, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। अक्सर तो ऐसे होता है कि पूरे हफ्ते में 2-1 सेल हुई हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ ही 15-20 खड़ी हैं, तो उनको पता होता है कि ये जो गाड़ी हम बेच रहे हैं ये इस डेट की परचेज थी और ये उसकी वैल्यू थी, वहाँ पे कोई फाइफो वेटेड एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि हम किस पे बेटा आते हैं कि क्या लगाया जाए, या फाइफो या वेटेड एवरेज, जिसको हम एवको का नाम भी देते हैं। तो ये मैंने वैसे पहली 2-3 लाइनों में इस चीज़ की रीज़न मेंशन की हुई है। तो अब हम यूँ करते हैं, स्टॉक लेजर कार्ड पे हमने आना है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट एप्लीकेशन है इसकी, इतनी भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन इन अदर वर्ड्स स्टॉक लेजर कार्ड अभी भी तुम्हारे सिलेबस में इस चैप्टर में शामिल है। तो उस मकसद के लिए इनको दोनों को हल्का सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जी सर, फाइफो के केस में क्या होगा, जब भी बेटा परचेज करेंगे तो उसको अलहदा रख दिया जाएगा, हर परचेज को अलग अलग स्टैक अप करते चले जाते हैं, और जब भी इशुएंस होगी फॉर अ रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स फॉर अ ट्रेडर, जब भी इशुएंस या सेल होगी तो सबसे पहले ओल्ड वाले को सेल किया जाएगा, यानी सेल किया जाएगा से मुराद है कि उस रेट पे वैल्यू होगा जो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री है, सच दैट हर वक्त हमारे पास जो स्टॉक होगा बेटा वो कौन सा होगा, अपडेटेड लेटेस्ट रेट वाला, ठीक है। हाँ हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली फाइफो के अंदर हमेशा किस रेट पे होगा, लेटेस्ट वाले रेट पे, क्योंकि ओल्डेस्ट जितनी भी इन्वेंट्री हैं वो निकल चुकी होंगी, अगर कोई होगी भी तो वो अपने रेट के साथ पड़ी होगी। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो भी इन्वेंट्री तुम खरीदोगे ना वो डिफरेंट रेट पे है, उसको अलग पोजीशन करना है, उसको आपने मिक्स नहीं करना। आपने फॉर एग्जाम्पल एक आइटम परचेज किया 20 रुपए के हिसाब से 2 दिसंबर को, फिर 5 दिसंबर को परचेज किया डिफरेंट रेट पे, आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, आपने अलग अलग रखना है। फाइफो के अंदर यही तो करते हैं, हर परचेज को अलग रखा जाता है, फिर इशुएंस को अकॉर्डिंगली ट्रैक करते चले जाते हैं। 3 कॉलम्स होते हैं, वही रिसीट, इशू, बैलेंस, या परचेज, सेल, बैलेंस। अभी करते हैं, सवाल करूंगा ताकि पूरा रिफ्रेश हो जाए, फिर हम आएंगे उस सवाल पे। तो ये इसका हॉलमार्क है, किसका, फाइफो का। और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, इशू रिटर्न। अगर तो इशू रिटर्न होती है, वो मुझे फॉर एग्जाम्पल कहता है सवाल के अंदर, मुझे कहता है कि जी 5 मार्च को ना आपने इशू की थी, ठीक है, और इशू जो है ना वो 2 आइटम्स हैं, एक ये और एक ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है और रुपीस है, ये आपने इशू की थी। आगे जाके वो कहीं कहता है फॉर एग्जांपल 11 मार्च को कि यार ये जो इशू हुई थी ना 5 मार्च, उसमें से सर्टन यूनिट्स हैं जो कि रिटर्न हो गए। तो आपने इन दोनों में से किसको रिटर्न बुक करना है, टेक्निकली स्पीकिंग बताएं, फाइफो को यूज करते हुए। ये जाहिर है जब इशुएंस हुई होगी तो ये पुरानी वाली होगी, उसके बाद नई वाली को मैंने इशू किया होगा, ठीक है ना, कह सकता हूं ना कि ये ओल्ड इशू होगी और उसके बाद कोई बैलेंसिंग अगर होगी तो वो नई इशू हुई होगी, फाइफो यही कहता है। अब जब इशू रिटर्न मैंने करनी है किस इशू में से, इसमें से, तो मुझे आप सोच के बताएं कि किस चीज को वापस स्टोर में आना चाहिए, लेटेस्ट वाली। क्यों, फाइफो क्या कहता है, हर वक्त स्टॉक में बेटा कौन सा स्टॉक होना चाहिए, लेटेस्ट रेट वाला। तो आपने जो रिटर्न बुक करनी है वो किस में से बुक करनी है, न्यू वाली में से, ठीक है। सो इसलिए फाइफो के अंदर अगर इशू रिटर्न है या ट्रेडर के लिए सेल रिटर्न है तो फिर उस केस में उसको बताना पड़ेगा कि किस डेट की इशू है।
लेकिन वेटेड एवरेज में डेट बताए बगैर भी काम चलता है। अभी हम सिर्फ फाइफो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें यही एक मेन कॉम्प्लेक्सिटी है, और फाइफो में स्टॉक लेजर कार्ड में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो अभी डिस्कस किए हैं, आए जरा इसको एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। पेज नंबर 10 के ऊपर एनी वन ऑफ यू जो पढ़ना चाहे आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। ये देखो, ट्रांजैक्शन लेवल एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑन आउटपुट साइड, ये यूं ही समझ लो अभी के लिए कि स्टॉक लेजर कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे चल के कि ट्रांजैक्शन लेवल क्या चीज़ है, आगे कलेक्टिव एप्लीकेशन भी आएगी। पढ़ें इसको। अच्छा चलें, ये तो ट्रांजैक्शन लेवल एप्लीकेशन जनरल बात हो गई है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करना है। फाइफो पे आए, फाइफो क्या कहता है? बिल्कुल ठीक, अर्लीस्ट इन्वेंट्री कैप्ट। आगे चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। नोट क्या क्या मेंशन करता है? इशू रिटर्न का नोट है। बात समझ रहे हैं जो अभी मैंने एंड पे बात की है। तो अभी मैं जो सवाल पहला करवाऊंगा उसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस आपको नजर आएंगी, परचेजेस भी होगी, इशू भी होगी, इशू रिटर्न भी होगी, परचेज रिटर्न भी होगी, फाइफो भी लगाएंगे, वेटेड एवरेज भी लगाएंगे ताकि रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, दूसरी सिचुएशन वेटेड एवरेज। एनी वन ऑफ यू जिसको याद हो कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा आसान वर्जन होता है। फाइफो में मुसीबत पड़ जाती है, 3 सेक्शंस बनाते हैं। वेटेड एवरेज एक सेक्शन से भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है ना, इसका हॉलमार्क क्या है? इसके अंदर क्या होता है बेटा, जब जब 3 ट्रांजैक्शंस होंगी तो आपका रेट अपडेट होना है। क्या? जब भी परचेज हो, जब भी परचेज रिटर्न हो, जब भी इशू रिटर्न हो। ये 3 चीजें हैं। इशू रिटर्न में एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है वैसे, अभी वो डिस्कस करते हैं। जब भी ये 3 हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी तो हमारा रेट ने क्या होना है बेटा, अपडेट होना है। और इशुएंस हमेशा किस रेट पे होगी? अपडेटेड रेट के ऊपर। और इस केस में जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद ऑलमोस्ट रेट रिवाइज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अपडेटेड वेटेड एवरेज रेट पे हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा होता है। तो देखो, जब भी मैंने रेट को अपडेट करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है वेटेड एवरेज रेट को कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आए जरा इसको देखते हैं क्या कहता है ये। इसको पढ़ो जरा। आपका बेटा क्या नाम है? अहमद। अहमद पढ़ो इसको। वेटेड एवरेज मेथड एट ट्रांजैक्शन लेवल। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जब परचेज होगी रेट अपडेट होगा। इसी तरह जब परचेज रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न को बुक करने के लिए उसने आगे बताया कि किस रेट पे रिटर्न को बुक करना है, जिस पे परचेज हुई थी। ठीक है, फिर इशू रिटर्न। ये पॉइंट क्लियर होता है? देखो, अगर तो वो कहता है कि इशू रिटर्न इस पर्टिकुलर डेट की इशू में से रिटर्न हुई है, फिर तो बिस्मिल्लाह, जो इसका इशू का रेट था, ये तो खैर फाइफो चल रहा है, यूं करते हैं कि इसको यहां पे मेंशन कर लेते हैं, 5 मार्च इशू क्वांटिटी रेट रुपीस। ठीक है जी। तो अगर तो वो मुझे सवाल में कहता है क्या कि ये जो 11 मार्च को इशू रिटर्न हुई है वो किस वाली इशू में से रिटर्न हुई है? 5 मार्च वाली में से। तो ठीक है, इशू रिटर्न भी बेटा किस रेट पे रिवर्स होगी? इस वक्त जो चल रहा था, जिस पे इशू हुई थी, उसी से इशू रिटर्न बुक करेंगे। तो क्या ख्याल है, इशू रिटर्न जब वो पुराने वाले रेट से इशू रिटर्न बुक होगी, रेट अपडेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर सवाल में खामोश हो जाता है, बस कहता है इशू रिटर्न हुई है और इतने यूनिट्स, बताया ही नहीं है, हालांकि हमें पास्ट देखें तो पता चलता है कि यहाँ पे भी कुछ इशुएंस हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी, लेकिन उसने बताया नहीं है सवाल के अंदर कि इशू रिटर्न किस डेट की इशू में से थी। ये काम वो वेटेड एवरेज में कर सकता है, फाइफो में नहीं कर सकता। ठीक है, इस सूरत में फिर क्या किया जाता है, जो भी लेटेस्ट बेटा रेट चल रहा होता है उस पर इशू रिटर्न बुक कर ली जाती है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है उसने इस थर्ड वाले पॉइंट में। इसको अब जरा खुद पढ़ो जरा एक दफा जल्दी से। ओरिजिनल इशू रेट इफ इट इज मेंशन्ड
खुद पढ़ें, ऐसे लाउड पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है ना जी। तो ये देखो वेटेड एवरेज रेट निकालने का मेथड बड़ा सिंपल सा है। जो तुम्हारे पास बेटा एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्लस जो फॉर एग्जांपल अगर परचेज की बात करें प्लस कॉस्ट ऑफ द न्यू परचेज ओवर यूनिट्स जो कि एग्जिस्टिंग है प्लस न्यू यूनिट्स जो कि आप परचेज कर रहे हो, इससे वेटेड एवरेज रेट निकलाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सा फॉर्मूला बनाया है ताकि तीनों ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएं, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन इनमें से ऐसी है जिसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक की कॉस्ट है माइनस परचेज रिटर्न की कॉस्ट ओवर एग्जिस्टिंग स्टॉक के यूनिट्स माइनस जो यूनिट्स बेटा रिटर्न हो रहे हैं, तो उसके लिए माइनस यूज करना पड़ेगा। बाकी इशू रिटर्न के लिए भी ऐड करना है, ऐसा ही है, क्योंकि इशू रिटर्न बेटा क्या कर रहा है, वापस स्टॉक में एडिशन हो रही है, तो उस केस में भी प्लस ही यूज होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू अपडेट योर वेटेड एवरेज रेट व्हेनेवर वन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस अराइज। एग्रीड? ठीक है सर। अच्छा, बाकी एंड पे वही 2 पॉइंट्स लिख रहा है कि हर इशुएंस को लेटेस्ट रेट पे किया जाएगा और स्टॉक इन एंड हमेशा बेटा किस पे होगा, अपडेटेड प्रिवेलिंग वेटेड एवरेज रेट के ऊपर। यहां तक किसी का सवाल हो? ये सिर्फ रिफ्रेशर था ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि एक दफ़ा जल्दी से ज़रा रिवाइज कर लें स्टॉक लेजर कार्ड को। अगर बच्चे सवाल कोई नहीं है तो आ जाओ ज़रा क्वेश्चन बैंक पे, पेज नंबर 16। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, खुद क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए सर। तो ये एक सिंपल सा सवाल है, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर अ लेजर, कोई स्टॉक लेजर कार्ड की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसने यूनिट्स दिए नहीं हुए, सारी बात वैल्यूज में हुई हुई है। तो कहता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट प्रिपेयर करें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। आए सर इसको प्रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या फरमा रहा है, कहता है कि जीएम जो है उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, स्टेप बाय स्टेप आइटम्स प्लेस करते जाते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, 1 लाख। उसके बाद क्या फरमा रहा है, कह रहा है कि परचेजेस कितनी हुई जी, 5 लाख। सो क्रेडिटर्स क्रेडिट एंड रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट विद द वैल्यू ऑफ 5 लाख। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, इन्वेंट्री विद द कॉस्ट ऑफ 18,000 वाज रिटर्न्ड टू अ सप्लायर। क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न, बिल्कुल परचेज रिटर्न। क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट कितनी वैल्यू से बता रहा है, 18,000। एग्रीड? One of the purchases in the above amount was subject to an express delivery fee which cost the company an extra rupees 15,000 in addition to the above amount। ये क्या चीज़ है, फ्रेट। मुझे ये कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह लें, तो इसकी बेटा एंट्री क्या होती थी, ये चीज़ कहाँ डेबिट होती थी, इन्वेंट्री अकाउंट में। क्या एंट्री है जी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और कोई बैंक कह लें, पेएबल कह लें, क्रेडिटर कह लें, जैसे आपको बेहतर लगता है, वैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि फ्रेट है जी। कितनी वैल्यू का, 15,000 जी। फिर कहता है जीएम ट्रांसफर्ड गुड्स इनटू वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर व्हिच हैड कॉस्ट ऑफ रुपीस 5,20,000। क्या एंट्री होगी सर, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। ये वो है जो कि इशुएंस है रॉ मटेरियल की, और कितनी वैल्यू से है, 5,20,000। तो ज़ाहिर है वर्क इन प्रोसेस को डेबिट होगा, उसने उसका इन्वेंट्री अकाउंट मांगा ही नहीं है। गुड्स व्हिच हैड कॉस्ट रुपीस 20,000 वर रिटर्न टू स्टोर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। इशू रिटर्न, ये प्रोडक्शन लाइन में हमने इशू की थी, वो स्टोर्स में वापस आ गई है हमारे पास। तो किस वैल्यू के साथ वापस आई है सर, 20,000 के साथ। क्या एंट्री होगी, वापस रॉ मटेरियल में आना, तो ये डेबिट होगा और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 20,000। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है सर, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कैरेट डाउन कितना बनता है, $97,000।
चलें टोटल कर दे ताकि इसको क्लोज करें। $6,35,000। चल, इस सवाल में कोई डिसएग्रीमेंट, कोई इशू? सिंपल एप्लीकेशन थी उन जर्नल एंट्रीज की जो कि हमने कल अंडरस्टैंड की थी और आज उसकी एप्लीकेशन हमने इसमें देख ली है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, पहले खुद पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 जी सर देख लिया। चलें इसमें रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो वो कहता है कि स्टॉक लेजर कार्ड प्रिपेयर करें वंस यूजिंग FIFO एंड देन यूजिंग एवको या वेटेड एवरेज मेथड। सर तो इसी तरह का फॉर्मेट होता है हमारा, ज़रा आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि ये फिनिश गुड्स की बात हुई हुई है, ये क्या बात कर रहा है? परचेज और इशुएंस, तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वरना इस तरह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मैन्युफैक्चरर है और ये वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स है, उसके लिए डिटेल्स हैं, या कोई बंदा है जो कि ट्रेडिंग करता है और ये उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं। पास पेपर्स में इसी तरह से हुआ है। अभी आगे चल के देखेंगे तो यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एंटिटी जिसकी उसने मिसाल ली है वो किस चीज़ में डील कर रही है और ये पूरे का पूरा स्केड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शन जो उसने शेयर किया है ये उसकी किस चीज़ से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से या फिनिश गुड से। चलें बहरहाल तो सर शुरू करते हैं। इसी तरह का फॉर्मेट होता है, एग्री करते हैं? ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते हैं और जो सबसे एंड पे लिखी हुई है, और सर कितनी है वो? मार्च की ट्रांजैक्शंस हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद 1 मार्च यूजिंग FIFO। ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा आखिरी सेक्शन में चला जाएगा। 2000 यूनिट्स हैं, काम करते हैं। यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 10, इट मेक्स 20,000। चले यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बेशक इसको क्लोज कर दें जी। उसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप जी। मार्च 2 क्या है सर पहली ट्रांजैक्शन? इशुएंस है। इशू इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा एक और चीज हमें मालूम है कि दो ही चीजें होती हैं, या परचेज या इशुएंस। तो अगर परचेज रिटर्न है वो इसी कॉलम में एडजस्ट होगा, अगर इशू रिटर्न है तो इसी कॉलम में एडजस्ट होगा, ठीक है। एंड द स्टॉक एडिशंस अभी चलें वो आगे चल के बात कर लेंगे मजीद जो माइनस प्लस के मामला है। अच्छा इशू कितनी है जी? 1000। तो यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर लें जी। 1000 यूनिट्स हैं जो कि इशू हो रहे हैं। FIFO चल रहा है सर। तो ये हमारे पास 10 के हिसाब से 10,000, बाकी कितने रह गए? 1000 एट द रेट ऑफ 10, इट मेक्स 10,000। इसमें और कोई स्टॉक था ही नहीं तो जाहिर है जो है उसी में से इशू करना ना, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आगे आएंगी जी। इशुएंस हो गई। उसके बाद परचेज है 1500 एट द रेट ऑफ 8। जी 1500 एट द रेट ऑफ 8, वैल्यू 12,000 जी सर। तो ये देखें एक मेरे पास पुरानी स्टॉक है, इसको पहले रखा जाता है, जो लेटेस्ट स्टॉक है उसको इसके बाद स्टैक किया जाता है। ये देखें 1000 को मैं वैसे ही प्लेस कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 10, और जो नई इन्वेंट्री आई है इसको अलहदा करके प्लेस कर दें। क्यों बेटा? उसके रेट्स सेपरेट। चलें इसको क्लोज कर देते हैं। कोई टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं होती इस केस में हमें, ठीक है। हाँ वेटेड एवरेज के केस में जरूरत पड़ती है क्योंकि रेट क्या होता है हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट। चलें उसके बाद क्या है जी हमारा ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न। 5 मार्च को परचेज रिटर्न है कितनी सर? 500 आउट ऑफ 4 मार्च परचेजेस, ठीक है जी। परचेज रिटर्न है तो ये देखें 500 4 मार्च, ये देखें 4 मार्च को परचेज हुई थी तो परचेज रिटर्न किस पे? जिस पे परचेज थी 8 के हिसाब से, तो वैल्यू कितनी बनती है? 4000, ठीक है ना जी। चलें तो जो हमारे पास स्टॉक है जो कि परचेज हुआ था उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा। ये तो वैसे ही है 1000 10 के हिसाब से 10,000, तो ये वाला वो स्टॉक है जिसमें से वापसी हुई है 1000। अब ये रह गया 8 रुपए के हिसाब से, इट मेक्स 8000। यहाँ तक कोई इशू
क्लियर है? आगे चलें। चलें फिर क्या कहता है, इशुएंस हुई है जी 1200 की मार्च 6 को। जी 1200 की इशुएंस, मुझे जरा फाइफो के रूल्स के तहत गाइड करें कि क्या होना चाहिए 1200 की इशुएंस। सबसे पहले ये वाला 1000 इशू होगा क्योंकि ये पुराना है, उसके बाद 1200 है ना तो 200 इसमें से इशू होंगे। तो सर आए इशू करते हैं जी 1000 एट द रेट ऑफ 10, इट मेक्स 10,000, और जो बैलेंसिंग 200 है एट द रेट ऑफ 8, 1600। तो सर आपके पास बैलेंस कितना रह गया, ये सेकंड वाली इन्वेंट्री बैलेंस की रह गई यार, कितनी है 800 एट द रेट ऑफ 8, 6400। ओके जी। चलें 6 मार्च के बाद मार्च 7 को परचेजेस हैं, कितनी परचेज है जी 800 एट द रेट ऑफ 10। नहीं सर नहीं परचेज आ गई है, एट द रेट ऑफ 10 इट मेक्स 8000 जी। पिछली परचेज पिछला स्टॉक अपनी जगह पे रहेगा, उसको पहले प्लेस करें 800 एट द रेट ऑफ 8, 6400, और नया स्टॉक इसके नीचे प्लेस हो जाएगा 800 एट द रेट ऑफ 10, 8000। ठीक जी। उसके बाद मार्च 8 इशू रिटर्न, जी इशू रिटर्न कितना है जी 200 यूनिट्स आउट ऑफ 6 मार्च इशू, यानी कि ये वाला जो है ना इसमें से इशू रिटर्न हुई है। ठीक, और कितनी हुई है, किधर गया 200 यूनिट्स की। अब मुझे जरा बताएं कि क्या करना चाहिए, ये है वो, इसमें से कुछ इशू रिटर्न हुई है, मुझे बताएं मैं कौन सी इशू, लेटेस्ट 200 वाली, ये वाली। ठीक है, और ज़हन में रखें कि यहाँ पे इसको किस तरह से करना है, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं इसको नेगेटिव ही 200। नेगेटिव क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फैसला किया हुआ है कि इशुएंस को मैंने पॉजिटिव दिखाना है, तो इशू रिटर्न को माइनस ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा माइनस है जो कि स्टॉक में ऐड होना है, ये एक छोटी सी एक्सेप्शन है, क्योंकि जाहिर है माइनस होने का मतलब ये नहीं है स्टॉक से निकल गया, ये तो उल्टा स्टॉक में ऐड होगा। ठीक है, सो 200, और ये वाला ये इशू था, तो इसी से जब वापसी होगी तो एट द रेट ऑफ 8, 1600। तो सर ये स्टॉक हमारे पास ये देखें ये पड़ा हुआ है, तो ये माइनस है लेकिन इसमें ऐड होना है, तो ऐड होके कितना बनेगा 1000 एट द रेट ऑफ 8, कितना बन गया 8000, और ये स्टॉक 810 के हिसाब से 8000। एग्री करते हैं? नहीं, पॉइंट नहीं समझ आया सर? इसके अंदर मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने माइनस सिर्फ इस वजह से लिखा है कि ये कॉलम बेटा किस चीज का है, इशुएंस का। जब भी इशू होगा तो वो उसको मैं पॉजिटिव शो करवा रहा हूं। अगर इशू रिटर्न है तो उसको रिवर्स शो तो करवाना ना कोई तरीका, तो वो फिर उसको माइनस दिखाया जा रहा है। लेकिन खुद सोचें इशू रिटर्न का मतलब क्या होता है, स्टॉक में वापसी, बैलेंस में एडिशन। तो इसीलिए ये देखो इशू रिटर्न को दिखा तो मैंने माइनस दी है, लेकिन जब बैलेंस में दिखाऊंगा तो ऐड करके दिखाऊंगा ना, कि 800 पहले ही था 8 रुपए के रेट वाला, लेकिन 200 और वापस आ गया, तो अब 1000 हो गया वो एट द रेट ऑफ 8, और ये वाला स्टॉक वहीं का वहीं है 800 एट द रेट ऑफ 10। कहाँ इस वाले में, क्योंकि बेटा वो 8 के रेट वाला, ये देखें ये 8 के रेट वाला इशू है, वो वापस हुआ है ना, तो मेरे बैलेंस में वो ये वाला स्टॉक है जिसकी वापसी हुई है, ये देखें। उसमें जाके एडजस्ट करना है ना उसको, 10 वाले में तो नहीं एडजस्ट करेंगे क्योंकि उसका रेट 10 है, इसका रेट 8 है। ये पॉइंट क्लियर है? चलें चलें उसके बाद क्या कहता है, परचेज है, मेरे ख्याल 2 परचेजेस आ गई हैं, मेरा ख्याल है इसको इकट्ठा ही परचेज दोनों बुक कर लेते हैं। 15 मार्च क्योंकि प्लेसमेंट ही है इसकी, तो और 22 मार्च। चलें कौन सी हैं जी, 1300 एट 9.5, इसी तरह से 2000 एट 10, ये तो 20,000 हो गई। ये वैल्यू कितनी है 12350। इशू में कोई मामला नहीं है जी सर, 2 इन्वेंट्रियां पहले ही पड़ी हुई हैं, इनको सबसे पहले प्लेस करेंगे। 810, 8000, और जो नई परचेज हुई है स्टेप बाय स्टेप इनको ऐड करेंगे, तो 1300
9.5 12,350 एग्रीड। ठीक, चलें। उसके बाद सर इशुएंस है 25 मार्च को 2500 की। ऐसे ही है ना, 2500 की इशुएंस है जी। तो परचेज को नील करते हैं और 2500 की इशुएंस है। लो जी बताओ जरा मुझे। बिल्कुल ओल्डेस्ट से शुरू, सबसे पहले ओल्ड से शुरू करें। 2500 है, 1800, 2500 में से 1800 गया तो 700, 700 इसमें से निकलेगा। ठीक है ना जी। चले 1000 एट द रेट ऑफ 8000, फिर 800 एट द रेट ऑफ 10 8000, और फिर इसमें से 700, या आगे बेशक लिख दें कि ये बैलेंसिंग है। और ये किस रेट पे है जी? 9.5। चले वैल्यू बताएं। 6650। सर ये भी एलिमिनेट हो गई, ये भी एलिमिनेट हो गई। इसमें से 700 निकालो, बाकी बचता है 800 कि 600? 600 बिल्कुल सही। तो चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं, 600 इंटू 9.5 वैल्यू है 5700। ओके, ये तो अनटच्ड है। 2000 इंटू 10, इसमें कोई फर्क नहीं है, 20,000। चल अभी भी 2 ट्रांजैक्शंस हैं, चलो कोशिश करते हैं कोई एडजस्ट हो जाए। क्या ट्रांजैक्शन है? इशू रिटर्न है 300 की 25 मार्च को, नहीं 26 मार्च को, सॉरी। जी कितना इशू रिटर्न है? 300 आउट ऑफ 25 मार्च इशू। ये देखो, ये जो अभी तुमने इशू किया है, इसमें से कितनी इशू रिटर्न है? 600। तो सर बताएं जरा कहाँ से वापसी होगी? लेटेस्ट वाली, और ये वाली ना? जी बिल्कुल। 300 9.5 वैल्यू 2850। बताओ किस में ऐड करो? ये अब ऐड करना ना, स्टॉक वापस आ गया, माइनस दिखाया है क्योंकि इशू के कॉलम में है, लेकिन अब हमारे एग्जिस्टिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड करूं? ऊपर वाले में, क्योंकि रेट से कंपेयर किया जाता। तो सर वैल्यू कितनी है? बन गई, लेकिन करना ऐड है। कितना बनेगा? 900 एट द रेट ऑफ, वैल्यू बताओ। 855। ठीक है जी। और जो नीचे वाला है वो वैसे ही प्लेस हो जाएगा। 2000 इंटू 10 20,000। यहां तक ओके है। और एंड पे है जी परचेज रिटर्न 600 की। तो परचेज रिटर्न 600 की किस में से? ये जो 22 मार्च को परचेजेस हुई हैं इसमें से है। तो चलें जी जरा जहमत कर ही लेते हैं। चलें इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। जी कब परचेज रिटर्न बुक करवाता है जी? 31 मार्च को परचेज रिटर्न। जी सर 600 की परचेज रिटर्न है, और परचेजेस चूंकि पॉजिटिव हैं तो परचेज रिटर्न माइनस, ये माइनस ही होता है। एक्सप्रेस भी माइनस होता है और ये होता भी असल में माइनस ही है जी। और कौन सी परचेज में से वापसी है? 22 मार्च वाली, ये वाली। तो जो परचेजेस थी उसी रेट से वापसी है 10। वैल्यू बताएं। 6000।
तो सर देखें ज़रा हमारा स्टॉक ये है ना, इसमें से 10 वाला रेट वाला ये है, ये वही है जो कि परचेज़ हुआ है और अभी तक चलता आ रहा है। ये देखो, ये जो आपने परचेज़ किया था, ये 10 वाला देखो, ये यहाँ पे प्लेस्ड है, ये वही है, ठीक है। तो सर इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी? 900 अपनी जगह पे कायम रहेगा, 900 एट द रेट ऑफ 9.5 गिविंग अ वैल्यू ऑफ 8550। इसमें से 600 निकालें ज़रा, तो 1400 एट द रेट ऑफ 10, इट गिव्स अ वैल्यू ऑफ 14,000। लें सर, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, दिस इज योर फाइनल बैलेंस विद द टोटल यूनिट्स ऑफ हाउ मच? 2300। रेट अपडेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हमें तो वैल्यू चाहिए होती है, यूनिट्स चाहिए होते हैं, और यूनिट्स किस वैल्यू पे होने हैं ताकि इसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाए। किस वैल्यू में बेटा? बाईस 550। तो ये स्टॉक लेजर कार्ड है हमारा, साथ ये भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको वैल्यू करना है। तो ये देखो, हर स्टेप में जो जो इशुएंस हो रही है, क्या हम फाइफो के जरिए से उसको भी वैल्यू नहीं कर रहे कि यार जो इशुएंस होनी है वो किस रेट पे होनी है? सो ईच आइटम ऑन द आउटपुट, ये टी अकाउंट है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें क्वांटिटीज और रेट्स भी एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये कह लो कि ये तुम्हारी डेबिट साइड है, ये कह लो कि तुम्हारी क्रेडिट साइड है, और जब ट्रांजैक्शन होती है उसको अपडेट करने के लिए हमने एक अलग ही सेक्शन ओपन किया हुआ है बैलेंस का। इशुएंस का उसका टोटल ही करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए कितने वैल्यू के हमने इशू किया टोटल? बेटा निकालना है तो निकाल लो, रेट्स को कोई नहीं आपने छेड़ना, आप लिख लें टोटल यूनिट्स कितने इशू हुए थे, किधर गया ये, हाँ कितने यूनिट्स इशू हुए थे और कितने वैल्यू पे, आप बिल्कुल टोटल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अगर आपको रिकॉर्ड मांग रहा है, वो सवाल में कहता है बताएं जी कितने यूनिट्स इशू हुए और किस वैल्यू पे इशू हुए, आप यहाँ से ट्रेस करके इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप जब, वो डिपेंड करता है कि वो नेट इश्यूज मांग रहा है या ग्रॉस, तो फिर इशू रिटर्न्स को भी एडजस्ट करना होगा आपने उसके अंदर। अगेन फाइफो के अंदर जो फाइनल बैलेंस जो भी आता है ना टोटल, उसमें रेट्स को कभी नहीं छेड़ा जाता क्योंकि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट रेट्स पे रिपोर्टेड होती हैं। हाँ, जो वेटेड एवरेज है उसमें जो भी फाइनल रेट होता है, जो भी फाइनल यूनिट्स होते हैं वो अपडेटेड रेट के ऊपर होते हैं, वहाँ पर रेट निकालना हमारा मकसद होता है। वहाँ तो हर ट्रांजेक्शन के बाद रेट अपडेट होता है, ठीक है। यहाँ तक बेटा को मसला। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे अगर फाइफो में रहते हुए तुमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करना है ना, तो इसका एक और तरीका भी है अदर देन स्टॉक लेजर कार्ड। याद है किसी को? मैं ना बनाऊं स्टॉक लेजर कार्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकता हूं, अगर सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करनी है तो। ये सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, मैं विदाउट ड्रॉइंग द स्टॉक लेजर कार्ड आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलें सुन लें, ओपनिंग सिर्फ यूनिट्स पे वर्किंग करें। सबसे पहले ओपनिंग यूनिट्स, उसमें सारी ट्रांजैक्शन यूनिट टर्म्स में एक्सप्रेस करें, एडजस्ट करें, सॉरी एक्सप्रेस कह रहा हूं, एडजस्ट करें। आपके पास बेटा क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग यूनिट्स। क्लोजिंग यूनिट्स के ऊपर वैल्यूएशन कर लें फाइफो के उसूल के ऊपर कि जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं ये किस रेट पे वैल्यू होने चाहिए, लेटेस्ट, वो हम ट्रेस कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा लेटेस्ट रेट की यूनिट्स कौन से हैं। आए जरा इसको एक शॉर्ट जो मेथड है उसको देखें कि सबसे पहले देखें यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस, एक ही बात है। तो दो चीजें हमें बेटा चाहिए, एक तो यूनिट्स और उसके बाद उसकी हम वैल्यू टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर सबसे पहले जरा यूनिट्स कैलकुलेट करें। हम कर सकते हैं कैलकुलेट? सर बिल्कुल कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस से आप बेटा शुरू हो। ओपनिंग बैलेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2000। ये देखो, अब तुमने ये करना है कि इसमें एडजस्ट करना है सब, क्या स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाए। स्टॉक जो उसने सारी ट्रांजैक्शंस दी हैं, परचेजेस ऐड करते जाओ, परचेज रिटर्न माइनस करते जाओ, इशू भी माइनस होगी, इशू रिटर्न ऐड होगी, और मुझे जरा ये सारी एडजस्टमेंट बेटा करने के बाद क्लोजिंग यूनिट्स बताओ सिर्फ। ये मैंने लिख दिया इधर, एडजस्टमेंट्स ये करनी है। परचेज ऐड, परचेज रिटर्न माइनस, इशू माइनस, इशू रिटर्न ऐड। और कोई लेजर कार्ड की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस की किताब जो सवाल है इसमें से देखो और आइडेंटिफाई करो।
2300 जी, एग्री करते हैं जी बच्चे? आपका भी हो गया 2300, ये आपने बताया है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल दीज 4 क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो 2300 मेरे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। ये देखो स्टॉक लेजर कार्ड से भी तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा था, ऐसे ही नहीं? अच्छा, अब मैंने चूंकि स्टॉक लेजर कार्ड बनाया नहीं हुआ, 2300 यूनिट्स मेरे पास आ गए। अब मुझे इनकी वैल्यू जाननी है। अब खुद सोचो FIFO के अंदर ये 2300 यूनिट्स, ये FIFO क्या कहता है? लेटेस्ट रेट पे नहीं होने चाहिए। आए जरा देखते हैं कि लेटेस्ट कौन सी इन्वेंट्रीज परचेज हुई हैं, देखते हैं जरा। ये देखो एक परचेज मुझे सर नजर आ रही है 22 मार्च को, है ना? अच्छा, और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें से कुछ रिटर्न्स भी हुई हैं, इसमें से कुछ रिटर्न्स भी हैं। नीचे देखो 31 मार्च को इसी में से 600 वापस भी हुई है, यानी कह लो कि हमारे पास एक इन्वेंट्री जो लेटेस्ट रेट पे पड़ी हुई है वो कितनी पड़ी हुई है? 1400, ऐसा ही है ना? 1400 किस रेट पे? 10। लेकिन अभी ये 2300 पूरा नहीं हुआ। फिर सुन लें, ये देखें एक मेरे पास जो लेटेस्ट, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि FIFO है तो मैं सबसे पहले इन 2300 में से किसको लूं? जो सबसे लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट मेरे पास बेटा स्टॉक में कितना है? 1400। और वो कैसे बना 1400? 2000 माइनस परचेज रिटर्न कितनी है? 600। तो सर 1400 ये हो गए। और अब इससे पीछे जाना पड़ेगा। इससे पीछे वाली कौन सी परचेज है? 1300 वाली, ऐसे ही है ना? मार्च 15 वाली 1300। लेकिन हमने 1300 थोड़ी लेनी है, हमारा 1400 यहां से पूरा हो गया। और बाकी कितना है बैलेंस? 1400 माइनस 2300 कर लें, 900, ठीक है ना? 2300 माइनस 1400। और ये किस रेट पे? जो इससे पिछली परचेज थी 9.5। तो सर 1400 किस रेट के ऊपर? 10। और ये किस रेट के ऊपर? 9.5। ये वैल्यू निकल सकती है यहां से 14,000 और वही वाली वैल्यूज है और 8550। ये वैसे ही शॉर्ट मेथड आपको बताया है कि अगर देखो आपको ट्रांजैक्शंस दे देता है और कहता है कि FIFO ही यूज करना और मुझे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बताओ, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जैसे इसने सवाल किया है कि FIFO में रहते हुए मुझे कहता है कि मुझे इशुएंसेस के यूनिट्स बताओ, टोटल कितने हैं, और इशू जो हुए उनकी वैल्यू बताओ, स्टॉक लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। इशुएंस को प्रॉपरली वैल्यू करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर व्हाट? स्टॉक लेजर कार्ड, क्योंकि ज़ाहिर है हर ट्रांजैक्शन में पता चलेगा कि अब कौन सा इशू हुआ है और वो कौन सा है, पुराना है तो कौन सा रेट था, तो वो देखना पड़ेगा। सो इन अदर वर्ड्स बेटा, रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को डायरेक्शन देती है। ये मेरा अब आज से मैं इसको शुरू कर दिया आपको कम्युनिकेट करना। अब मैंने बार बार आपको कहना है बेटा, रिक्वायरमेंट का मकसद है कि उसने आपको देनी है डायरेक्शन। वरना अगर मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर कोई एक बड़ा भी तो सवाल आए ही नहीं है, जब बड़े सवाल आएंगे तो उसमें इतना डाटा होता है कि अगर आप रिक्वायरमेंट छोड़ के उसको वैसे पढ़ना शुरू कर देना तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ कैलकुलेशंस करने के लिए पहुँच जाएं। लेकिन रिक्वायरमेंट आपको कहेगी सर आपने ना उधर जाना है ना उधर जाना है, आपने ये कैलकुलेट करना है बस। सो इट विल मेक योर रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड वेरी मच फोकस्ड। तो हमेशा हम भी जब सवाल बेटा पढ़ेंगे तो हमने रिक्वायरमेंट से ही पढ़ना है, ताकि पहले ये तो जाने कि मान क्या रहा है, फिर उसके बाद सवाल पढ़ेंगे, फिर रीडिंग करते हुए भी हमारी रीडिंग फोकस्ड होगी। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, चलें। अब वेटेड एवरेज मेथड है, इसको मेरा ख्याल है आज फिर नहीं करते, यूं कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसका आसान वर्जन है। इसमें तो फिर परचेज रिटर्न, इशू रिटर्न है। ये आप वैसे होम असाइनमेंट पे अपने लिए इसको मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 अभी सिर्फ FIFO से कर लेना, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमने वेटेड एवरेज करना है। मैं कर देता लेकिन टाइम चूँकि कम है, ऑलमोस्ट 3 मिनट रह गए, फ़ायदा नहीं है। तो कल इंशाल्लाह इसी सवाल को वेटेड एवरेज से कर लेंगे और तुम कल होम असाइनमेंट क्वेश्चन 2 की पार्ट B मार्क कर लेना, ठीक है? चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।